सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज जिसका नाम है एंजाइम्स और आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो स्टार्ट करते हैं एंजाइम से। एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट दैट कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अवर बॉडी। एंजाइम्स एक बायोकैटालिस्ट है। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम एक ऐसा केमिकल है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर कोई रिएक्शन का रेट मान लो बहुत कम है या नॉर्मल है तो उसको 10 टाइम्स 100 टाइम्स 10 की पावर 6 टाइम 10 की पावर 8 टाइम्स तक बढ़ा देना, ये काम होता है एंजाइम्स का। यानी कि रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर रहे हैं। दे लाइक अदर कैटलिस्ट नाइदर कंज्यूम नॉर चेंज इन द रिएक्शन। ना ही रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं ना ही चेंज होते हैं। जैसे वो रिएक्शन के पहले थे वैसे ही वो रिएक्शन होने के बाद भी रहते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं। इसका एक्सेप्शन है राइबोसाइम्स, क्योंकि जो राइबोसाइम्स होते हैं वो आरएनए लाइक एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि उसमें जो फंक्शंस होते हैं वो आरएनए की तरह होते हैं। ठीक है। एंड एंजाइम एक्ट एज फंक्शन यूनिट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब होता है कि डिग्रेडेशन रिएक्शंस हो रही हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब है किसी चीज का फॉर्मेशन होता जा रहा है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एंजाइम क्या होते हैं? फंक्शनल यूनिट होते हैं, यानी कि उसके बिना वो रिएक्शंस आगे ही नहीं बढ़ सकती। यूनिट है उसकी, वही उसको इनिशिएट करवा रहा है। ठीक है। ऑल द बॉडी रिएक्शंस आर मीडिएटेड बाय एंजाइम्स, यानी कि जितनी भी बॉडी रिएक्शंस होती हैं, छोटी से छोटी रिएक्शंस, बड़ी से बड़ी रिएक्शंस, प्यूरिन सिंथेसिस, पायरिमिडिन सिंथेसिस, रेस्पिरेशन, है ना, और मान लो हीम सिंथेसिस, हीम डिग्रेडेशन, ये सारी रिएक्शंस क्या होती हैं? इन सब में एंजाइम ही इनको मीडिएट करता है। एंजाइम के बिना ये रिएक्शंस होना इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट सेलुलर रिएक्शंस वुड नॉट अकर रैपिडली इनफ टू सस्टेन लाइफ इफ एंजाइम्स वर नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब है कि जो भी सेल में रिएक्शंस हो रही हैं, सेल के बाहर रिएक्शंस हो रही हैं, वो बिना एंजाइम के उनका हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा तो उसकी वजह से वो रिएक्शन के स्लो होने की वजह से वहां पे एक डिले हो सकता है, जिसकी वजह से वो या तो रिएक्शन होगी ही नहीं, और होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी ऑर्गन फेलियर या पूरी रिएक्शन जो है, पूरा सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंजाइम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम की प्रॉपर्टीज से। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, और पहली प्रॉपर्टी है केमिकल नेचर एंड लोकेशन। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम का केमिकल नेचर क्या होता है और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। सो मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जो मोस्टली एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं सारे के सारे वो एंजाइम्स नहीं होते हैं। और जिसका एक्सेप्शन था राइबोसाइम्स, क्योंकि जो राइबोसाइम्स है वो आरएनए है विद एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि वो नेचर में आरएनए है विद एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज। ये न्यूक्लिक एसिड है और ये क्या है? प्रोटीन है। मोस्ट एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और एक को छोड़ के जो कि आरएनए है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड है। लोकेशन की बात करें तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हो सकते हैं, साइटोसोल में हो सकते हैं, या फिर किसी सेलुलर ऑर्गेनेल के अंदर है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इंटरस्टिशियल स्पेस में हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एंजाइम जो होते हैं वो अपने फंक्शन के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मान लो किसी एंजाइम में हमें कोई ऐसा मीडियम चाहिए जहाँ पे वो सबस्ट्रेट प्रेजेंट है ना, जैसे कोई भी एंजाइम है उसको सबस्ट्रेट चाहिए कुछ, वो उस लोकेशन पे प्रेजेंट है तो वो एंजाइम भी वहीं प्रेजेंट होगा, या उसका जो प्रोडक्ट बनना है वो उसी जगह पे बनना है तो वहीं पे प्रेजेंट होगा। उसके जो कोफैक्टर्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं या कोएंजाइम्स हैं, वो सारे वहाँ प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे वो होगा। यानी कि अपने रिएक्शन के हिसाब से क्या होता है कि एंजाइम की लोकेशन अलग अलग होती हैं। सो ये हमने बात कर ली केमिकल नेचर और लोकेशन की। अब हम आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है कैटालिटिक एफिशिएंसी। सो कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम इज वेरी हाई। मोस्ट ऑफ देम ब्रिंग सेवरल फोल्ड्स, यानी कि 10 to the power 3 10 to the power 6 इंक्रीज इन रिएक्शन रेट। इसका मतलब क्या है कि कैटालिसिस का रिएक्शन 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 फोल्ड्स तक बढ़ सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज़्यादा जो रिएक्शन रेट है वो कितने ज़्यादा टाइम्स बढ़ रहा है। जिसका एग्जांपल है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का सिंगल एंजाइम जो है वो 36 मिलियन सबस्ट्रेट को 1 सेकेंड में
ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आप समझ सकते होंगे कितना ज़्यादा इसका रिएक्शन का रेट कितना हाई होता है, कितना ज़्यादा फोल्ड वो रिएक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। बेसिकली जो कार्बनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर एंड CO2 टू फॉर्म H2CO3 यानी कि कार्बनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस। और वो जो कार्बनिक एसिड होता है वो फर्दर डिसोसिएट होके H+ और बाइकार्बोनेट आयंस बनाता है विद द हेल्प ऑफ सेम एंजाइम विच इज कार्बनिक एनहाइड्रेस। सो उसी एंजाइम की बात हो रही है जो कि 36 मिलियन सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करता है हर सेकेंड में। ये हमने बात कर ली कैटालिटिक एफिशिएंसी की। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है उसका नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स। इसमें हम बात करते हैं कुछ एडिशनल पार्ट की, यानी कि हमारा जो एंजाइम होता है वो प्रोटीनेशियस होता है, सबको पता है मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीनेशियस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। अगर वहाँ पे सिर्फ प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट हुआ देन दैट नॉट कंप्लीट द एंजाइम। जब वहाँ पे प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट हो जाता है देन दैट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। तो जो इसका जो प्रोटीन पार्ट होता है इसको हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं, और इसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसमें हम इंक्लूड करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को, कोफैक्टर्स को और कोएंजाइम्स को। इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, इनके बाइंड करने के तरीके अलग होते हैं। बेसिकली इसमें हम नॉन प्रोटीन पार्ट की बात करते हैं जो कि एंजाइम के साथ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोटीन पार्ट में तो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो आ जाता है, उसके साथ में जो पार्ट नेसेसरी होता है एंजाइम एक्टिविटी के लिए वो ये तीनों पार्ट होते हैं। तो एक एक करके हम तीनों पार्ट्स को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप से। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल से, यानी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड कोवेलेंट भी हो सकता है, नॉन कोवेलेंट भी हो सकता है, और एंजाइम में ही इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी कि उसी में प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। These are metal ions such as iron, copper, cobalt, zinc etc. ये इनऑर्गेनिक मेटल आयंस हो सकते हैं या तो फिर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि विटामिन डेरिवेटिव्स सच एज FMN, FAD, PLP, TPP etc. FMN का मतलब होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD का मतलब होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, PLP का मतलब पैरालॉक्सिल फॉस्फेट और TP का मतलब थियामिन पैरोफॉस्फेट। FMN, FAD जो होते हैं वो विटामिन B3 के डेरिवेटिव्स हैं, PLP जो है विटामिन B4 का डेरिवेटिव है, और TPP यानी कि थियामिन पैरोफॉस्फेट जो है वो विटामिन B1 का डेरिवेटिव है। और कैन नॉट बी डायलाइज्ड आउट ऑफ द एंजाइम्स। हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को एंजाइम से डायलाइज्ड आउट नहीं कर सकते, मतलब हम वहाँ से उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को एंजाइम से रिमूव कर देंगे तो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बंद हो जाएगी। ये हमने बात कर ली प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के बारे में, और अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। तो अगर बात करें कोफैक्टर्स की तो दे हैव फंक्शन सिमिलर टू प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, दे टू फॉर्म इंटरमीडिएट्स विद द सबस्ट्रेट बट दे ओनली इंटरैक्ट विद द एंजाइम ट्रांजिएंटली। सारा का सारा प्रोसीजर जो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह होता है, लेकिन एंजाइम के साथ ट्रांजिएंटली काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन चल रही है, वहाँ पे कोफैक्टर आया, उसने अपना काम किया और वो वहाँ से रिमूव हो गया, वो उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वीक बॉन्ड बन रहा है, वहाँ पे जैसे ही वो आके अपना काम कर रहा है, एक्टिव साइट पे आ रहा है, काम करने के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और कोफैक्टर वापस से वहां से रिमूव हो जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं कि ट्रांजिएंटली काम कर रहा है। अनलाइक प्रोस्थेटिक ग्रुप्स दे मस्ट बी प्रेजेंट इन द रिएक्शन मीडियम फॉर द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि कोफैक्टर को रिएक्शन मीडियम में होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रही है तो कोफैक्टर को साइटोप्लाज्म में होना पड़ेगा, अगर रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इनर मेम्ब्रेन में हो रही है तो कोफैक्टर को वहां होना पड़ेगा, या अगर रिएक्शन मेम्ब्रेन पे हो रही है तब भी कोफैक्टर को वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। ऐसे ही जितनी भी जगह पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस हो गया और बची हुई जो भी जगह है जहाँ पे भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे कोफैक्टर को प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी रिएक्शन प्रोसीड कर पाएगी, वरना वो रिएक्शन वहीं अरेस्ट हो जाएगी। उसके बाद दे आर मोस्टली मेटल आयंस सच एज मैग्नीशियम एक्टिंग एज अ कोफैक्टर विद काइनेजेस। मोस्टली इनऑर्गेनिक होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, और वो एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर इन द एंजाइम काइनेजेस। काइनेजेस की बात करें तो बेसिकली वो क्लास 1 क्लासिफिकेशन में आता है एंजाइम की, जो हम आगे देखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि काइनेजेस नाम का जो एंजाइम होता है वहां पे मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर काम करता है। तो ये हो गया कोफैक्टर्स। अब आते हैं कोएंजाइम्स पे। कोएंजाइम्स आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मोस्टली डिराइव फ्रॉम विटामिन डेरिवेटिव्स सच एज नियासिन, राइबोफ्लेविन या फोलिक एसिड एटसेट्रा। तो जो कोएंजाइम्स होते हैं वो मेनली ऑर्गेनिक होते हैं, विटामिन डेरिवेटिव्स होते हैं मेनली, ठीक है। विटामिन जैसे कि B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया,
है ना, जैसे नियासिन विटामिन B2 होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन B3 होता है, फॉलिक एसिड विटामिन B9 होता है। ऐसे ही विटामिन B4 हो गया, विटामिन B6 हो गया, विटामिन 7 हो गया या B7 हो गया, विटामिन B9 हो गया, B12 हो गया, यानी कि मेनली विटामिन D के डेरिवेटिव्स होते हैं। और जो विटामिन B होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। दे टेक पार्ट इन द रिएक्शन एज को सबस्ट्रेट की तरह एज अ रिएक्शन पार्ट लेते हैं, क्योंकि जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, उसके साथ साथ जो हमारे कोएंजाइम्स होते हैं वो भी एक्टिव साइट पे ही बाइंड करते हैं एंजाइम की। एंड शटल स्मॉल अनस्टेबल ग्रुप सच एज हाइड्राइड फॉर NADH और हाइड्रोजन फॉर FADH और सिंगल कार्बन स्पीशीज सच एज मिथाइल फॉर्माइल एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि को सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, यानी कि एक्टिव साइट पे हमारे बाइंड हो जाते हैं और कुछ ग्रुप्स का ट्रांसफर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि हाइड्राइड ग्रुप का ट्रांसफर NADH कराता है, हाइड्रोजन ग्रुप का ट्रांसफर FADH कराता है, सिंगल कार्बन स्पीशीज का जो ट्रांसफर होता है जैसे कि मिथाइल फॉर्माइल एटसेट्रा, ये सारे ट्रांसफर जो हैं ये कराता है फॉलिक एसिड, यानी कि मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो होता है वो ट्रांसफर कराता है मिथाइल या फॉर्माइल ग्रुप का हमारा किसी भी आगे सबस्ट्रेट में। सो ये हमने बात कर ली कोएंजाइम्स की। सो आई होप कि आपको कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप समझ में आ गए हैं। अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी स्पेसिफिसिटी। जो एंजाइम होता है वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब क्या है कि जो उसकी एक्टिव साइट है वहाँ पे वही एंजाइम वही सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा जो एंजाइम उस सबस्ट्रेट के लिए बना है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो मान लो किसी एंजाइम का सबस्ट्रेट एक कार्बोहाइड्रेट है या फिर कोई एसिड है, तो वो अगर उसकी जगह कोई और एसिड या कोई और कार्बोहाइड्रेट आके वहाँ बाइंड करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे वो बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम हैव हाई स्पेसिफिसिटी बोथ टुवर्ड देयर सबस्ट्रेट एंड द रिएक्शन दे कैटलाइज, यानी कि रिएक्शंस के लिए और सबस्ट्रेट दोनों के लिए एंजाइम स्पेसिफिक होता है। और दिस स्पेसिफिसिटी इज बेस्ड ऑन द वे द एंजाइम इंटरेक्ट्स विद दिस सबस्ट्रेट, यानी कि उस पर डिपेंड करती है ये स्पेसिफिसिटी जिस तरह से एंजाइम अपने सबस्ट्रेट पे आके बाइंड कर रहा है। उसके बाद एंजाइम एंड देयर सबस्ट्रेट हैव अ 3 डायमेंशनल कॉम्प्लीमेंटैरिटी एज वेल एज बाइंडिंग कॉम्प्लीमेंटैरिटी। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो एंजाइम और सबस्ट्रेट में एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी देखने को मिलती है। मान लो ये एंजाइम है और वो एक सबस्ट्रेट से आके बाइंड करता है तो वो फर्दर बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद ही हमको हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये हमारी एंजाइम स्पेसिफिसिटी को शो करता है। मान लो ये हमारा कोई एंजाइम है और इस पे ये एक एक्टिव साइट है और ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। तो जब ये आके इससे बाइंड करेगा तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा और फर्दर यही आगे चल के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है और ये हमारा प्रोडक्ट है। सो इसके बेसिस पे हमने स्पेसिफिसिटी को डिफाइन किया। अब हम ये देखते हैं कि इसके बेसिस पे कौन कौन से हाइपोथेसिस प्रपोज की गई हैं जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स को उसकी साइट के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। अगर हम स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे देखें तो 2 हाइपोथेसिस में डिवाइडेड है। पहली है फिशर लॉक एंड की हाइपोथेसिस और दूसरी है कॉशलैंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो जो फिशर लॉक एंड की मॉडल है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, तो दोनों का आप शेप देख सकते हैं कि एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये है कि लॉक एंड की मॉडल ये कहती है कि जैसे ताला और चाबी एक दूसरे के लिए बने हैं, वैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो भी एक दूसरे के लिए उसी तरह से बने होते हैं कि जिस ताले का जो एंजाइम है उसकी जो सबस्ट्रेट जो चाबी है उन दोनों का स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यानी कि जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर एकदम सबस्ट्रेट की कॉम्प्लीमेंट्री है और यहाँ पे बाइंडिंग हो रही है। ये होता है लॉक एंड की मॉडल। और जो कोशलैंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल है उसमें क्या है, उसमें सबस्ट्रेट का जो शेप होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और एंजाइम ये हमारा इसकी ये एक्टिव साइट है। तो इसमें क्या होता है कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट इंटरेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे एंजाइम अपने आप अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी उसका शेप पहले दूसरा था, लेकिन बाइंडिंग के बाद क्या हुआ कि एक्टिव साइट ने अपने आप को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, यानी कि सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट का शेप जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे एंजाइम का सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है जहाँ पे एक्टिव साइट शेप चेंज कर रही है और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट
जो सबस्ट्रेट और एंजाइम थे वही के वही हैं और में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं और यहाँ पे भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सो फिशर लॉक-इन की हाइपोथेसिस एंड कोस्टलाइन इंड्यूस्ड फिट मॉडल के बेसिस पे हमने स्पेसिफिसिटी को डिफाइन किया और ये हमारी आज की लास्ट प्रॉपर्टी थी। होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टीज में कोई इशू आ रहा है देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. So this was all for the video. If you like the video then do hit the like button, subscribe the channel, and if you have any queries do write in the comment section. Thank you so much.